हामिद अंसारी, ये नाम सुना होगा आपने। याद है आपको कौन है हामिद अंसारी? बड़ा अटपटा सा सवाल मैंने शायद आपसे पूछा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति 10 साल तक भारत का उपराष्ट्रपति रहा हो, भला उसका नाम कौन नहीं जानेगा। और किसको याद नहीं होगा कि 10 साल तक हामिद अंसारी इस देश के उपराष्ट्रपति रहे। और आप सोशल मीडिया पर जाइए या फिर आप इतिहास की किताबों में जाएंगे तो आपको वहाँ पर ये दर्ज मिलेगा कि हामिद अंसारी नाम का व्यक्ति 10 साल तक भारत का उपराष्ट्रपति रहा। लेकिन जब मैं आपको हामिद अंसारी को याद करने के लिए कह रहा हूँ या मैं उनकी याद आपको दिला रहा हूँ, तो इसलिए नहीं क्योंकि वो व्यक्ति 10 साल तक भारत का उपराष्ट्रपति रहा, बल्कि मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या आपको याद है कि 10 साल तक भारत का उपराष्ट्रपति रहने के बाद और करीब करीब 52 साल तक, जी हाँ 52 साल तक जिस व्यक्ति को भारत ने मान सम्मान, धन दौलत, पैसा, शोहरत, पद सब कुछ दिया, क्या आपको याद है 52 साल तक भारत ने जिसके लिए इतना कुछ किया, वो व्यक्ति जब उपराष्ट्रपति पद से हटने लगा तो उस व्यक्ति ने भारत के नमक का कर्ज कैसे अदा किया था? उस व्यक्ति ने एक ऐसा बयान दिया था जिसको लेकर के पूरे विश्व भर में भारत की आलोचना होने लगी और जिसको लेकर पूरे दुनिया में भारत की बदनामी हुई। मैं आपको वो याद दिला रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ कि ये हामिद अंसारी वो व्यक्ति है जिसका जब टर्म खत्म होने को आया उपराष्ट्रपति पद का, तो उसने सीधे सीधे कहा कि भारत में मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। 52 साल तक जिस व्यक्ति को तमाम तरह के डिप्लोमेटिक पद मिले, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष रहा, यूएन में भारत का रिप्रेजेंटेटिव रहा, 10 साल तक भारत का उपराष्ट्रपति, इतने सब कुछ जिसको भारत ने दिया, वो व्यक्ति अचानक से जब अपना पद छोड़ने लगता है तो कहता है कि भारत में मुसलमान असुरक्षित महसूस करते हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बयान क्या हो सकता है? लेकिन मैं आपको ये याद इसलिए दे रहा हूँ और साथ साथ आपको कुछ और चीज़ें भी याद दिला रहा हूँ। ये वही हामिद अंसारी हैं जिनका हाथ राष्ट्र ध्वज को सलामी देने के लिए नहीं उठ पाया था। जनगण मन हो रहा था, राष्ट्रगान बज रहा था, तमाम लोग राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दे रहे थे। साल 2015 की बात है, 26 जनवरी के दिन, लेकिन इस व्यक्ति का हाथ तिरंगे को सलाम करने के लिए नहीं उठा था। मैं आपको ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हामिद अंसारी वही हामिद अंसारी हैं जो उपराष्ट्रपति होने के बावजूद योग दिवस के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुए, क्योंकि इनको योग से भी चिढ़ होगी, राष्ट्रगान से चिढ़ हो सकती है, तिरंगे को सलामी देने से चिढ़ हो सकती है, उसी तरह से योग से भी चिढ़ होगी। तो ये वो व्यक्ति हैं और साथ साथ ये वो व्यक्ति है जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यक्रमों में मंच पर बैठा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो आतंकवादी, बैन आतंकवादी संगठन सिमी का एक बदलाव रूप माना जाता है। आज देश भर में जो तमाम दंगे हो रहे हैं, जो उदयपुर की घटना हुई, जो अमरावती की घटना हुई, उन सब के पीछे पीएफआई का नाम लिया जाता है। तो पीएफआई के मंच पर बैठा और हाल के दिनों में ये व्यक्ति एक ऐसे कॉन्फ्रेंस में, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में दरअसल जो वेबिनार था उसमें शामिल हुआ, जिस वेबिनार में आईएसआई के एजेंट भी बैठे थे। अमेरिका के जो सो कॉल्ड जो भारत के मुस्लिम हैं उनका एक संगठन है, उसके वेबिनार में बैठे हुए। लेकिन आज मैं हामिद अंसारी की बात किस लिए कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हामिद अंसारी को लेकर के एक पाकिस्तान के पत्रकार ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्ज़ा, उस नुसरत मिर्ज़ा ने एक यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू के दौरान हामिद अंसारी को लेकर बड़ा खुलासा किया। इस नुसरत मिर्ज़ा ने कहा कि 2005 से लेकर 2011 तक वो कई बार भारत आया और वो भारत आता था तमाम लोगों के निमंत्रण पर, और उसको निमंत्रण देने वालों में हामिद अंसारी भी शामिल थे। और वो व्यक्ति जब भारत आता था तो दरअसल बहाना कुछ और होता था, लेकिन वो भारत से सूचनाएं इकट्ठी करके आईएसआई यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को सूचनाएं देता था। तो ये जो खुलासा हुआ, इसके बाद सोशल मीडिया पर हामिद अंसारी ट्रेंड कर रहे हैं। लोग तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आईएसआई का जो पत्रकार आईएसआई के लिए काम करता था,
उस पत्रकार से, उस पाकिस्तानी पत्रकार से हामिद अंसारी का क्या संबंध है। और बड़ा खुलासा इस पाकिस्तानी पत्रकार ने ये किया है कि वो भारत से सूचना इकट्ठे करके आईएसआई को देता था, और ये आदमी कितना पहुंचा हुआ था कि वो जब आना चाहता था उसको वीज़ा मिल जाता था भारत का। भारत के तमाम तरह के बड़े बड़े सरकारी कार्यक्रमों में शरीक होता था, जहां उपराष्ट्रपति भी हामिद अंसारी शामिल होते थे। और साथ साथ जब भारत से आने वाला कोई व्यक्ति होता है उसको 3 राज्यों का वीज़ा मिलता है, सिर्फ 3 राज्यों का। लेकिन हामिद अंसारी को माफ़ कीजिएगा, जो नुसरत मिर्ज़ा है, इसको 7 शहरों का वीज़ा मिल रहा, यानी जहाँ चाहता था वहाँ जाता था। तो ये इसकी पहुँच थी। अब नुसरत मिर्ज़ा के इस खुलासे के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे। जैसे मैंने आपको बताया कि दरअसल आईएसआई से ये जो बात हो रही है, तो कई मीडिया पे अगर आप जाएंगे रिपोर्ट, तो उसमें आपको हामिद अंसारी के बारे में ये लिखा हुआ मिलेगा कि क्या हामिद अंसारी कोई स्लीपर सेल थे। किसके स्लीपर सेल? क्या किसी विदेशी खुफिया एजेंसी के स्लीपर सेल थे? लोग ये सवाल उठा रहे हैं, गंभीर सवाल हैं, क्योंकि नुसरत मिर्ज़ा के इस बयान के बाद हामिद अंसारी को लेकर गहन जांच होनी चाहिए। इनका संबंध किससे था और ये किसके लिए काम कर रहे थे, क्यों इस तरह के लोगों को एंटरटेन करते थे। पर सिर्फ बात नुसरत मिर्ज़ा के बयान की नहीं है। हो सकता है कि नुसरत मिर्ज़ा के बयान को लेकर कोई कुछ कह दे कि इस आदमी ने जो बयान दिया वो रिलायबल व्यक्ति नहीं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। हामिद अंसारी का जो पुराना, जो उनका बैकग्राउंड रहा, उनका जो चाल चरित्र रहा, वो इस बात की पुष्टि करता है, इस बात की ओर इशारा करता है कि हामिद अंसारी दरअसल भारत के लिए वफादार नहीं रहे। और क्या वो किसी दूसरी एजेंसी के लिए काम करते थे? क्योंकि हामिद अंसारी को लेकर के रॉ के, जो भारत का खुफिया विभाग है, रॉ के 2 बड़े अधिकारियों ने बड़े खुलासे किए हैं। एनके सूद और एक और आर.के. यादव नाम के जो रॉ के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं। जो आर.के. यादव हैं, उन्होंने तो अपनी किताब में बहुत कुछ लिखा है इनके बारे में। रॉ के एक पूर्व अधिकारी एनके सूद ने बाकायदा इसको लेकर ट्वीट किया, और एनके सूद ने ट्वीट करा कि जब ये हामिद अंसारी दरअसल तेहरान में थे, तेहरान ईरान में थे, वहाँ के राजदूत के रूप में, तो इन्होंने वहाँ की जो रॉ की जो यूनिट थी उसका तमाम लोगों का खुलासा कर दिया था, और उन सब रॉ अधिकारियों की जान जोखिम में डाल दी थी। और जो एनके सूद है, एनके सूद ने इनके बारे में बहुत विस्तार से अपनी किताब में लिखा है। और आर.के. यादव जो है वो अपनी किताब में ये दरअसल उन्होंने जो बड़े खुलासे किए हैं वो ये कि जब तेहरान में ये एम्बेसडर थे 90 के दशक में, 90 से 92 के बीच, उस बीच भारत के जो उच्चायोग में काम करने वाले कुछ अधिकारी थे, जिनमें से कुछ रॉ के लिए भी काम करते थे, उनको ईरान की एजेंसी उठा ले गई, उनको 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, उनसे तमाम तरह की सूचनाएं निकाली गई। ऐसे एक नहीं, कम से कम 2 अधिकारियों का जिक्र मिलता है, एक अधिकारी और साथ साथ एक जो है एक सिक्योरिटी ऑफिसर। और उनको छुड़ा सकते थे हामिद अंसारी, क्योंकि वो भारत के वहाँ पर राजदूत थे, और राजदूत का काम होता है कभी ऐसा हो तो उसके बारे में जांच पड़ताल करें। लेकिन हामिद अंसारी ने भारत के जिन अधिकारियों को ईरान की जो एजेंसी उठा के ले गई थी, उनको वापस लाने के लिए उन अधिकारियों को कुछ नहीं किया। इसको लेकर वहाँ पे कई विवाद भी हुए। और इस पूरी तस्वीर में बाद में जब किसी और अधिकारी ने दिल्ली में सूचना दी, और अटल बिहारी वाजपेयी उस समय विपक्ष के नेता थे, जब उनके पास खबर मिली और अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव से बात की, तब जाकर भारत के इन अधिकारियों को रिहा किया गया ईरान पर दबाव डालने के बाद। हामिद अंसारी को लेकर एक और जो बहुत चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है वो ये कि दरअसल हामिद अंसारी के बेटे की शादी ईरान के एक ऐसे परिवार में हुई है जो ईरान का बड़ा रसूखदार और बड़ा वेल कनेक्टेड, जिसके ईरान के सत्ता के जो तमाम ताकतवर लोग हैं, जिसके संबंध वहाँ तक हैं, एक ऐसे परिवार के बीच हामिद अंसारी के बेटे की शादी हुई है। अब ये कोई संयोग है या प्रयोग है, इसकी भी जांच होनी जरूरी है। लेकिन बड़ी बात जानते हैं क्या इस पूरे खुलासे में, इस बड़े खुलासे में ये है कि भारत के जो एक अधिकारी थे, जो रॉ के अधिकारी भारत के लिए वहाँ पर काम कर रहे थे, उनको 90 के दशक, ध्यान रखिए 90 का वो दशक है जब कश्मीर में भी आतंकवाद अपने चरम पर था, शुरुआत हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे चरम पे पहुंचा।
तो 90 के दशक में कुछ कश्मीर के लोग जो भारत के कश्मीर के लोग थे वो ईरान में रहते थे, उनकी कुछ गतिविधियां थी, वो ईरान के किसी धार्मिक नेता से मिलते थे और वहाँ पर बहुत कुछ होता था। तो ये सारी चीज़ों पर, इस सारी चीज़ों की सूचना जो है भारतीय उच्चायोग को मिली, रॉ को मिली। तो रॉ के एक अधिकारी जो हैं उन्होंने अपने संपर्क कायम कर दिए इस ग्रुप में, ये जो ईरान के धार्मिक नेता और जो कश्मीरी भारत के कश्मीरी वहाँ रह रहे थे। तो उनके बीच में इस रॉ अधिकारी ने अपने संपर्क सूत्र कायम कर लिए और वो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो लेकर आते थे और हामिद अंसारी क्योंकि राजदूत थे उनको दे देते थे। और ये बात किसी को नहीं पता थी, लेकिन ये बात अचानक से एक दिन वो अधिकारी जो इस सूचनाएं इकट्ठी करते थे, अचानक से वो अधिकारी किडनैप हो जाते हैं। आप सोचिए कि एक ऐसा अधिकारी जिसके बारे में कोई नहीं जानता और जिसके सूत्र इतने ज़बरदस्त थे कि वो कश्मीर को लेकर इन्फॉर्मेशन ला रहा है, भारत के लिए ला रहा है, भारत के राजदूत को दे रहा है, वो अचानक जो है उसके ऊपर संदेह हो जाता है। ईरान के लोग उसको, ईरान की एजेंसियां उठा ले जाती हैं और उसको टॉर्चर करती हैं। भला ऐसे कैसे हुआ कि जो बात सिर्फ हामिद अंसारी जानते थे, जो सूचनाएं उन तक थी, वो सूचनाएं जो हैं ईरान और ना जाने पाकिस्तान और ना जाने किस किस तक पहुंची। तो ये तमाम बड़े खुलासे जो हैं हामिद अंसारी को लेकर जो उठ रहे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं, बहुत ही ख़तरनाक हैं। मैं नहीं जानता कि ये नुसरत मिर्ज़ा ने ये तमाम खुलासे क्यों किए हैं, इसके पीछे नुसरत मिर्ज़ा का क्या दरअसल मोटिव है। क्या वो कोई छोटी सूचना लीक करके कोई और बड़ा दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कुछ लोगों पर जो पाकिस्तान की ISI के लिए काम करते हैं, या क्या रीज़न है मैं नहीं जानता। लेकिन इस पूरी सूचना के सामने आने के बाद अब ये बड़ा ज़रूरी हो गया है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच हो, क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति अगर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के लिए सूचनाएं जुटाने में मददगार था, तो आप सोचिए कैसी कैसी सूचनाएं पाकिस्तान तक पहुंची होंगी। ये बहुत गंभीर विषय है। इस बारे में जाहिर सी बात है कि भारत सरकार को कुछ कड़े कदम ज़रूर उठाने चाहिए। ये हामिद अंसारी का जो चेहरा हम देख रहे हैं, इसके जो सच सामने आया है, इसको लेकर कड़ी कार्रवाई होनी ज़रूरी है। इस बारे में सोचिएगा, अपनी राय मुझे दीजिएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।